हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं या इस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी यूजीसी नेट के एग्जाम्स में विगत वर्षों में भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछने का पैटर्न रहा है, प्रश्नों को कैसे फ्रेम किया गया है, इस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। साथ में उस प्रश्न की व्याख्या क्या हो सकती है, उस प्रश्न में प्रश्न के आंसर के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं, उन्हें भी हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इसे हम सेगमेंट वाइज चर्चा में लाएंगे। तो अभी हमने हाल ही में वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2013 तक के जो जियोमॉर्फोलॉजी सेगमेंट है, भू आकृति विज्ञान सेगमेंट है, उसके इन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। उन प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, 24 से 2013। अब हम हमारे नए सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जो है क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। तो क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए वर्ष 2024 से 2013 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसकी व्याख्या जानेंगे, फैक्ट जानेंगे, कंसेप्ट जानेंगे, इंपॉर्टेंट सभी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे गए, उनकी चर्चा दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है और वहां जाकर वो सारी चीजें पढ़नी है, जाननी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है और जलवाष्प 5 ग्राम है, तो सही सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत को चिन्हित कीजिए। देखिए, वैसे भी ध्यान रखना है, सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, वायु द्रव्यमान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो तापमान क्या होता है, नियत होता है, निश्चित। किसी निश्चित तापमान पर वायु में जो जलवाष्प मौजूद होती है, जलवाष्प की मात्रा मौजूद होती है, और जो जलवाष्प है या आप कह सकते हैं जो वायु है, उस वायु द्वारा जल को ग्रहण करने की जो क्षमता है, इनके अनुपात को क्या कहते हैं, इनके अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 50%। नवंबर 2020 में यह प्रश्न फ्रेम किया गया था, पूछा गया था। ठीक, देखिए सापेक्षिक आर्द्रता, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सापेक्षिक आर्द्रता आप कैसे मापेंगे, क्या है सापेक्षिक आर्द्रता? ठीक, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है प्रतिशत में, परसेंटेज में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह सापेक्षिक आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर, यानी तापमान क्या है, बिल्कुल नियत है, निश्चित है, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा और किसका अनुपात है, जो वायु है उसके द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता, इसका अनुपात है। या आप क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास सांद्रण मिश्रण मौजूद है, क्योंकि क्या है, उसकी जल ग्रहण करने की कैपेसिटी, उसका क्या है, अनुपात है। आप इसे इंटू 100 भी कह सकते हैं। अब यदि हम प्रश्न की बात करें कि आप इसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसे निकालेंगे हम कैसे, इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है। जलवाष्प 5 ग्राम है। ठीक है, जलवाष्प कितनी है, 5 ग्राम है। आपके पास जो सांद्रण मिश्रण अनुपात है वह कितना है, वह 20 ग्राम है। ठीक है, इंटू क्या करना है, 100। ठीक, अब देखिए एक शून्य से ये शून्य गया, 2 से यहाँ पर क्या हो गया, 5, 2 पंच 10, क्योंकि 5 इंटू 5 या 5 इंटू 5 इक्वल 25%। देखिए 25% आ गया। देखिए कहां पर है ऑप्शन 25%, सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन से एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में ना अधिकता और ना ही कमी होती है? आपके पास ऑप्शन है 18 डिग्री नॉर्थ,
ऑप्शन बी है 23 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी है 38 डिग्री नॉर्थ और ऑप्शन डी है 66 डिग्री नॉर्थ। ये प्रश्न है नवंबर 2020 वाले सेशन का ही, ध्यान रखें। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षांशों में, ठीक है, एक पर उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा बजट में ना अधिकता और ना ही कमी। देखिए ऊष्मा बजट क्या है, अभी हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ऊष्मा है, ये ऊष्मा पृथ्वी की कई लेयर्स, एक तो वायुमंडल द्वारा भी अवशोषित होती है और कुछ लेयर यहाँ से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है और यहाँ पर लगभग 51% पृथ्वी को क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा, ठीक है। और पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में इस ऊष्मा को क्या करती है, इसी 51% को, या आप कहें अगर वायुमंडल का भी कैलकुलेट कर ले तो जो यहाँ पर 65% बचता है, क्योंकि क्या होता है 100% आती है या 100 यूनिट ऊष्मा सूर्यातप से आती है। मान लीजिए सूर्यातप से आने वाली जो ऊष्मा है वह 100 यूनिट है, तो बादलों के माध्यम से, हिमाच्छादित सतह के माध्यम से और प्रकीर्णन के माध्यम से 35 यूनिट क्या होती है, प्रत्यावर्तित या परावर्तित हो जाती है। 65% बचती है। 65% में भी देखिए 14% वायुमंडल की लेयर्स में जो ऑक्सीजन ओजोन है इनके द्वारा अवशोषित हो जाती है। 51% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। यहाँ भी पार्थिव विकिरण के रूप में ये पूरा परसेंट क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है और ये जो 65% यहाँ आया और जो बाहर निकला ये टोटल वायुमंडल का मिला के ये भी 65% होता है। तो ध्यान रखिए जितनी ऊष्मा यहाँ ग्रहण की जाती है उस ऊष्मा को बाहर निकाल भी दिया जाता है पार्थिव विकिरण के रूप में। इसे ही ऊष्मा या ऊर्जा संतुलन कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किन अक्षांशों में यानी कहां पर ये जो ऊष्मा संतुलन है इसमें कई बार अधिक यानी अधिकता पाई जाती है और कई बार कमी पाई जाती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जहां पर बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगी यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की जाए, बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, वर्ष भर तापमान बहुत तेज होता है, बहुत अधिक ऊर्जा मिलने की वजह से यहाँ ऊर्जा संतुलन में क्या होगी, अधिकता पाई जाएगी। आप कहेंगे ऊर्जा में क्या मिलेगी, ऊष्मा बजट में अधिकता मिलेगी। और जहां पर तापमान कम होगा इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ ऊष्मा बजट में कमी पाई जाएगी, है ना। ऊष्मा बजट में क्या पाई जाएगी, कमी। यहां संतुलन कहां पर मौजूद होता है, यानी ना तो कमी है और ना ही अधिकता, ये कहां पर होगा, ये होता है वहां जहां पवन के माध्यम से, मान लीजिए बहुत अधिक तापमान है, यहाँ पवनों के माध्यम से ये तापमान कहां, ध्रुवों की ओर जाता है। समुद्री लहरों के माध्यम से भी ऊपर की ओर संचलित होती हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां से भी पवनों के माध्यम से ये जो ठंडी वाली हवाएं हैं, या आप कह सकते हैं ये यहां से ऐसे चल के आती हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई क्षेत्र होगा जहां पर ना तो ऊष्मा अधिक होगी ना ही ऊष्मा कम होगी। इसका आप अनुमान लगा सकते हैं आपके 4 ऑप्शन को देखकर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं शुद्ध विकिरण की, तो शुद्ध विकिरण में जो अधिशेष है ना तो यहां से 30-35 डिग्री के ऊपर होगा और ठीक ऐसा ही साउथ वाले हिस्से में भी, यानी 30-35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30-35 डिग्री साउथ के बीच में आपको ऊष्मा ज्यादा मिलेगी, ऊष्मा में आपको अधिकता देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप यही ऊपर वाले हिस्से में चले जाएं, यहां ध्रुवों के पास, तो ये आपको इसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये बीच वाला क्षेत्र होगा लगभग 38 डिग्री नॉर्थ वाले हिस्से में ही होगा, जहां पर आपको ना तो ऊष्मा बजट में अधिकता मिलेगी ना ही ऊष्मा बजट में कमी देखने को मिलेगी। और ये कैसे होता है, ये होता है ऊर्जा का अक्षांशीय स्थानांतरण, यानी वायु के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से ऊर्जा का जो अक्षांशीय स्थानांतरण होता है, इसके माध्यम से यहाँ पर ऊष्मा में ना अधिकता होती है ना ही यहाँ पर ऊष्मा में बहुत कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जल प्रवाह और वायु प्रवाह के माध्यम से ऐसा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है। ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि हम सभी जानते हैं, हमने ऑक्सीजन चक्र पढ़ा होगा, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा और ऐसे कई चक्रों के बारे में हमने चर्चा की है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको वो सारी चीजें भी डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। देखो, एक ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है, ऑप्शन ए है 100 वर्ष, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष, ऑप्शन सी है 1000 वर्ष, ऑप्शन डी है 500 वर्ष। नवंबर 2020 वाले सेशन में ही प्रश्न भी पूछा गया था।
देखिए जब भी ऑक्सीजन चक्र की बात आती है, ऑक्सीजन चक्र क्या है? प्रत्येक जीव जंतु के लिए या आप देखें पौधों के लिए भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र, क्योंकि ऑक्सीजन आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है, मिलती है और फिर वापस से ये कन्वर्ट होती है, तो ये प्रक्रिया पूरी प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो ऑक्सीजन चक्र क्या है? एक जैव रासायनिक चक्र है जिसमें जीव भी शामिल है, रासायनिक प्रक्रिया भी शामिल है। जैव रासायनिक चक्र है। ये कैसे हमें ये जो जैव रासायनिक चक्र है, इसका चरण यदि हम इसे समझने की कोशिश करें, ये 3 चरणों में कन्वर्ट होती है। ये 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। जो पहली प्रक्रिया है, पहला चरण है, उसमें क्या होता है? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन सब उत्पाद या कह सकते हैं उप उत्पाद के रूप में O2 का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। दूसरे चरण में, ये पहला चरण था, दूसरे चरण में क्या होता है? समस्त जीव जंतु, जीवधारी जो हैं, वो अपने किसके लिए? श्वसन के लिए, सांस लेने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जितने भी जीव जंतु हैं या कह सकते हैं जीवधारी हैं, है ना, ये एरोबिक श्वसन के लिए हम सांस के माध्यम से जो लेते हैं, एरोबिक श्वसन के लिए क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हमने O2 आपके पास जो एनवायरमेंट में हरे पौधों के माध्यम से उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिली थी, वो जीव जंतु ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं। फिर यही जब वो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छूटी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से जो हरे पौधे हैं वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वे फिर से ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, हरे पौधे फिर से इस ऑक्सीजन, इस CO2 के साथ मिलकर क्या करते हैं? वापस से ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस एक चक्री के रूप में या चक्र के रूप में चलती रहती है। इसे ही ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ऑक्सीजन चक्र की जो पूरी प्रोसेस है, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की पुनर्चक्रण की जो अवधि है वह लगभग 2000 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 2000 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आपको कुछ फॉर्म दिए गए हैं। आपके एनवायरमेंट में जैसे ही कैसे तापमान बढ़ता है, तापमान कम होता है, तो उसके आधार पर आपको किस किस प्रकार के आसपास जो वायुमंडल में प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं, वे दिए हैं। और इनके आधार पर किस रूप में उन पर जो कण हैं वो कितने व्यास के पाए जाते हैं वो दिए हैं सूची 2 में। कुहासा के सामने सूची 2 में लिखा है 2 to 5 मिलीमीटर। बर्फ के सामने लिखा है 0.5 to 5 कच्चे ओले के सामने लिखा है 0.005 to 0.05 और हिमी वर्षा के सामने लिखा है फोर्थ में 1 mm to 20 mm। ठीक है, ये प्रश्न भी नवंबर 2020 वाले प्रश्न में ही पूछा गया था। आपके सामने कूट भी दिए हुए हैं और कूट के आधार पर इसका आपको सही जवाब बताना है। देखिए, वायुमंडल में जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, इस आधार पर जो आसपास आपकी वर्षा है ये कई प्रकार से, कई रूपों में होती है। ठीक है, यदि हम बात करें कुहासा की, कुहासा क्या है? कुहासा एक वायुमंडलीय अवस्था है जिसमें जल की सूक्ष्म बूंदें, जल की बिल्कुल छोटी सी बूंदें या आप कह सकते हैं सूक्ष्म बूंदें। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं कितनी सूक्ष्म बूंदें, क्योंकि प्रश्न इसी आधार पर है कि उसका, उन बूंदों का व्यास क्या है। ध्यान रखें, उन बूंदों का व्यास क्या है। तो जब हम कुहासा की बात करें तो इसमें जल की सूक्ष्म बूंदें जिनका व्यास लगभग 0.005 से लेकर 0.05 mm तक होता है, जब ये बूंदें वायुमंडल में होती हैं, बिल्कुल जल की ये सूक्ष्म बूंदें होती हैं। देखिए कितना कम व्यास है, 0.005 से 0.05 mm है यदि व्यास, तो कितनी छोटी छोटी ये बूंदें होंगी। जब ये सूक्ष्म बूंदें हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं और इसकी वजह से जो हमारी दृश्यता है, हम कितनी दूर तक कोई वस्तु देख पाते हैं, ये दृश्यता प्रभावित होती है। 1 से 2 किलोमीटर तक की दृश्यता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ध्यान रखें, तो इस अवस्था को बोलते हैं कुहासा। और हमने देखा कि इसमें जो कण है, सूक्ष्म बूंद है,
इनका व्यास कितना है 0.0052 टू 0.05 mm। ठीक है, अब यदि हम बर्फ की बात करें, बर्फ में जो कण, जो जल की बूंदें हैं, वो थोड़ा सा और बड़ी होंगी, क्योंकि बर्फ तो हमें दिखाई देता है ना। इसका मतलब अब जो बर्फ की बूंदें हैं वो क्या होंगी, वो हमें ज्यादा दिखाई देंगी। अब बर्फ कब बनता है, जब संघनन, आप सभी जानते हैं संघनन यानी बर्फों का पानी का इकट्ठा होना, संघनन बर्फ की बूंदों वाष्पीकरण के माध्यम से जो पानी जाता है उसका इकट्ठा होना, एक साथ आना। ठीक है, जब पानी का जो संघनन है वह हिमांक से कम तापमान पर हो जाए, हिमांक यानी 0 डिग्री, ठीक है, इससे जब कम तापमान पर हो जाए तो वायु, जो बूंदें हैं जल की, वो बर्फ में या स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और उसी अवस्था को स्नो की अवस्था कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो हिमकणों के रूप में, स्नो के पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ बात पूछा जा सकता है कि ये जो हिमकण है इनका व्यास कितना होता है। जो छोटे छोटे हिमकण होते हैं उनका व्यास अमूमन 1 mm से, ध्यान रखिएगा, 1 mm से 20 mm तक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अब आप कहाँ देख सकते हैं, बर्फ के लिए 1 mm टू 20 mm, ये हो गया, ये 1 mm से 20, 4। ठीक है, अब कच्चे ओले देखिए, ये पूरी तरीके से ओले की स्थिति नहीं होती। कच्चे ओले बिल्कुल शुरुआती समय में जो ओले हैं उन्हें कच्चे ओले कहा जाता है, जब पानी की बूंदें 0 डिग्री से, यानी वही हिमांक से नीचे की ओर, जो तापमान है उससे नीचे की ओर आ जाए तापमान, तो उसमें बर्फ के क्रिस्टल में, जो जल की बूंदें हैं बर्फ के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो बर्फ के क्रिस्टल हैं इनके व्यास पर डिपेंड करता है कि कच्चे ओले हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ओलावृष्टि से ये अलग है, और यदि इन कणों का व्यास 2 mm, इन कणों का व्यास 2 mm से 5 mm है, तो ये कच्चे ओले कहलाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, कच्चे ओले। और हिमी वर्षा हम सभी जानते हैं, जब जो जल की बूंदें हैं वो हिम की कणों के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वही जब वापस से तापमान कितना हो, हिमांक से कम हो, तो जो बर्फ की बूंदें हैं, ये आप कह सकते हैं, माफ कीजिए, जो जल की बूंदें हैं वो हिम के रूप में कन्वर्ट हो जाए और फिर ये बारिश के रूप में नीचे आने लगे, तो फिर इसे क्या कहते हैं, हिमी वर्षा। ठीक है, तो जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के कण भी नीचे गिरने लगते हैं, इन्हें हम सहिम वर्षा या हिम वर्षा कहेंगे। हिम की बूंदें होंगी तो ध्यान रखें, इन्हें हिम वर्षा कहेंगे। ठीक है, इन बूंदों की यदि बात करें, इनका व्यास भी बहुत ही कम होता है, आप समझ सकते हैं 0.5 टू 5 mm लगभग हिम वर्षा। अब देखते हैं 0.5 टू 5 mm है 2 पर। ठीक है, तो अब सुमेलन की बात कर लेते हैं। कुहासा नंबर 3 पर है, बर्फ नंबर 4 पर है, कच्चे ओले नंबर 1, हिमी वर्षा नंबर 2। 3 4 1 2 देखिए कहाँ है, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है, तो 3 4 1 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आपको वायुमंडलीय आर्द्रता, इनके आसपास जितने भी फॉर्म हैं, वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, इन्हें याद करना होगा। इनके जो कण हैं, इनके व्यास वगैरह याद करने होंगे, ताकि आप चीजें आसानी से डील कर पाए, प्रश्नों को हल कर पाए। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम है। कोई भी गतिशील वस्तु, सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम है। और कथन 2 है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ठीक है, आपको उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी है कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है, और ऑप्शन डी है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। नवंबर 2020 में ही ये प्रश्न भी फ्रेम किया गया था। देखिए, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा क्या है, किसी कार्य को करने की क्षमता डिसाइड करती है कि वह ऊर्जा वह ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से ही आप कोई कार्य कर पाते हैं, है ना। तो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब देखिए, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा 3 प्रकार से डिसाइड की जाती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ध्यान रखें, गतिज ऊर्जा की बात, यानी कोई वस्तु जब गतिशील है तो उस पर जो ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा है। कोई वस्तु जब स्थिर है और स्थिर रहने के लिए जो उसे ऊर्जा चाहिए वो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम है, ये गतिज ऊर्जा के कारण संभव होता है। तो यहाँ पहला कथन क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, गलत। अभी हमने देखा कि जो ऊर्जा है वो 3 प्रकार की होती हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। दरअसल स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए जो ऊर्जा कार्य करती है वह स्थितिज ऊर्जा है।
यहाँ यह कथन हो जाएगा गलत। तो ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, स्थितिज ऊर्जा अलग है, गतिज ऊर्जा अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी गतिशील वस्तु है तो उसकी गति के कारण जो कार्य हो रहा है वह किस वजह से हो रहा है, गतिशील ऊर्जा या गतिज ऊर्जा की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु स्थित है या स्थित अवस्था में है या बिल्कुल स्थिर है तो इस कारण जो ऊर्जा कार्य कर रही है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप जब गुलेल मारने के लिए खींचते हैं और यहाँ स्थिर करते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा है। जब आप बंदूक से गोली चला देते हैं और फिर गोली जो गति के रूप में आगे जाती है वो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दूसरा कथन यहाँ हो जाएगा गलत, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। कथन 1 और कथन 2, यहाँ पे देखिए कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। मिलते हैं अगले सेशन में, आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।